प्रेषित करती हूँ। दोस्तों, आज बात करेंगे साहित्य की एक प्रमुख विधा व्यंग्य पर। हमारे आसपास बहुत बार कुछ ऐसा घटित होता रहता है जिसे देखकर हमारा मन व्यथित भी होता है और हम उसका प्रतिकार करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी प्रतिकार कर नहीं पाते। और ऐसे में इस तरह की जो भावनाएं हैं वो कहीं मन के कोने में संचित होती रहती और व्यंग्यकार इन्हीं संचित भावनाओं को व्यंग्य के माध्यम से समाज में लाने का प्रयास करता है। तो चलिए आज आपका परिचय कराती हूँ एक ऐसी ही स्वनामधन्य और सुप्रसिद्ध हिंदी की एक व्यंग्यकार सुश्री समीक्षा तैलंग जी से। आप हिंदी व्यंग्य लेखन के क्षेत्र में एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी उपस्थिति से अपने आसपास के परिवेश की विसंगतियों, विद्रूपताओं को न केवल उजागर किया है बल्कि उन पर करारा व्यंग भी किया है। जन्मी समीक्षा जी ने जीवाजी विश्वविद्यालय से ही स्नातक की पढ़ाई पूरी की और उसके पश्चात आपने पत्रकारिता शुरू की। इस दौरान आपने कई नामी गिरामी हस्तियों जैसे सुषमा स्वराज, सुमित्रा महाजन, विजया राजे सिंधिया जी, हेमा मालिनी, उमा भारती, फूलन देवी और लक्ष्मी पार्वती जैसे लोगों के इंटरव्यूज भी किए। आपने कई विषयों पर लेख, निबंध और भाषण लेखन से न केवल अपनी पहचान बनाई बल्कि दैनिक पत्र पत्रिकाओं में आप लेख और व्यंग भी लिखती रहीं और इसके अलावा आपने आकाशवाणी की बहुत सी परिचर्चाओं में भी शिरकत किया। आप कुछ समय के लिए लेखन से दूर हुई थी। उसका प्रमुख कारण था बच्चों की परवरिश और फिर आबू धाबी में रहते हुए आपका सबसे पहला व्यंग संग्रह प्रकाशित हुआ जीभ अनशन पर है और उसका लोकार्पण उस समय की जो डीसीएम थी वहां की स्मिता पंत जी, उनके द्वारा इसका लोकार्पण हुआ और 2019 में मध्य प्रदेश लेखिका संघ द्वारा आदरणीय मेहरुनिसा परवेज द्वारा इस पर इन्हें सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा आपको प्रथम महिला पत्रकार ग्वालियर का पुरस्कार भी मिला। आपके दूसरे अन्य संस्मरण हैं कबूतर का कैटवॉक और हालिया प्रकाशित व्यंग संग्रह है व्यंग का एपिसेंटर। इसके अलावा आप अभी भी पत्र पत्रिकाओं में व्यंग लेखन या और भी आपके लेख प्रकाशित होते रहे हैं। आपको एक और बात श्रोताओं बताना चाहूंगी कि समीक्षा जी वैसे तो मराठी भाषी हैं, लेकिन हिंदी के प्रति जो इनका अनन्य प्रेम है उसने इनको हिंदी में ही सृजन करने के लिए विवश किया। तो चलिए कुछ सवाल पूछते हैं समीक्षा जी से। समीक्षा जी, हमारे रेडियो वी फॉर यू में आपका बहुत 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 स्वागत है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो आपको मेरा सादर अभिवादन और बहुत उत्साहित थी आपको लेके कि जल्दी से आपसे बात करूं और आज आप रूबरू हैं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत। समीक्षा जी, सबसे पहले हम साहित्य पे, व्यंग पे इस बारे में चर्चा करें उससे पहले मैं अपने श्रोताओं के लिए चाहूंगी कि आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताएं। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो मेरे जो पापा हैं वो इंजीनियर हैं, रिटायर हो चुके हैं और मेरी माँ शास्त्रीय संगीत की साधिका हैं। वो फिलहाल तो नहीं गा पाती हैं लेकिन हाँ ग्वालियर घराने की उन्होंने तालीम ली हुई है और मैं ग्वालियर से ही बिलोंग करती हूँ, मध्य प्रदेश से। कई सारी पीढ़ियाँ हमारी हो चुकी हैं वहाँ और मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, इसलिए उनका ट्रांसफ़र होता रहता है, इसलिए मैं भी घूमती रहती हूँ उनके साथ साथ। मेरे पिताजी भी ऐसे ही डिपार्टमेंट में थे, जहाँ ट्रांसफ़र होता था मैं वहाँ पर भी घूमती थी। मेरा बहुत सारा साहित्य उसमें से निकला हुआ है। मेरे 2 बच्चे हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं और इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ अपने बारे में। आपने स्नातक करने के बाद पत्रकारिता शुरू की थी और अपनी
अगर कहूँ कि हिंदी लेखन यात्रा की शुरुआत यहाँ से की थी, तो कुछ समय बाद आपने शायद लेखन बंद कर दिया था, और अब जब आप उम्र की इस दूसरे पड़ाव पर हैं और आपने पुनः लेखन कार्य शुरू किया है, तो ये जो आपकी लेखन यात्रा रही है, इस यात्रा के कुछ अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहेंगी? मेरी लेखन यात्रा बहुत कम उम्र में शुरू हुई थी, और मैं बताना चाहूँगी कि मेरा पहला संस्मरण जो लिखा था मैंने, अमूमन ऐसा होता है कि लोग कविताओं से अपनी शुरुआत करते हैं, लेकिन मैं कविताओं की तरफ मैं नहीं जा पाई। हो सकता है कि वो मेरी विधा नहीं है, विधा अपने आप से चुन लेती है। उसी तरीके से जैसे मैं संस्मरण और मुझे व्यंग में रुचि है, तो शायद वही विधा ने मुझे चुन लिया अपना। और मैं 12 वर्ष की थी तब सबसे पहला संस्मरण लिखा था। वो कहीं पब्लिश नहीं हुआ था हालांकि, लेकिन हाँ, मेरी शुरुआत वहीं से हुई। उसके बाद मैंने जैसे होता है कि एक के बाद एक घर से भी इंस्पिरेशन काफ़ी मिलता था। मम्मी पापा तो लगे ही रहते थे कि नहीं, ये पढ़ो, वो पढ़ो, इसमें पार्टिसिपेट करो, ये कॉम्पिटिशन्स अच्छी हैं। तो इस तरीके से निबंध है, लेख हैं, ये सब पत्रिकाओं में मैं भेजती थी। स्कूल की स्टार्टिंग में तो वही होता है कि स्कूल की पत्रिकाएं जो निकलती हैं साल भर में, उसमें, या फिर जैसे महाराष्ट्र समाज की हमारी पत्रिकाएं निकलती थी उसमें है। फिर कॉलेज की जब गई तो कॉलेज की पत्रिकाओं में। इसी तरह से मेरी जो अपब्रिंगिंग जिसको हम बोलते हैं, तो अखबारों को पढ़ के, किताबों को पढ़ के और लिख करके, इसी तरीके से मेरी यात्रा शुरुआत हुई। और फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज में थी तो कॉलेज से मैंने एडिटोरियल पेज पर पहले आपके नाम पत्र आता था, संपादक के नाम पत्र आता था, एक कॉलम होता था जिसमें हम संपादकों को पत्र लिखते थे। तो उसमें मेरी शुरुआत वहीं से हुई है, और वहीं से एक पहचान जो होती है धीरे धीरे वहीं से मिली। उसी कॉलम से मुझे पहचान मिली। उस कॉलम के ही द्वारा या कहें कि मुझे पत्रकारिता का अवसर भी मिला। वो अवसर उसी के द्वारा आया था, क्योंकि उसी की वजह से जो लोग मुझे पहचानने लगे थे, क्योंकि मैंने कोई पत्रकारिता का कोर्स नहीं किया था। और जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ, उसी जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उसी दिन मुझे जॉब का भी ऑफर आ गया था। तो कहना चाहिए कि वो एक यात्रा थी। बोलते हैं ना कि पत्रकारिता में जाओ तो लेखन कहीं छूट जाता है, वो होता है। खुद का लेखन कहीं दब जाता है, हमारे पास और जिम्मेदारियां आ जाती हैं, वो हम निभाते रहते हैं। तो मेरा लेखन जो खुद का था वो वहाँ थोड़ा कम हो पाया, और धीरे धीरे करके कम ही होता चला गया। फिर विवाह हुआ। विवाह के बाद मेरा काफ़ी सारा समय मैंने अपना परिवार को दिया, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यदि मैं सोचती हूँ कि यदि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो उसे पूरा किया जाए, और इसी के पक्ष में मैं हूँ और तब भी थी। और जब परिवार बड़ा हुआ, बच्चे हुए, तो मेरा एक ही सोच था कि नहीं, पहले इनको अच्छे से बड़ा करना है, ये इंडिपेंडेंट हो जाए, उसके बाद फिर मैं अपनी शुरुआत करूँगी। और भगवान की दया से मैं शुरुआत कर पाई। समीक्षा जी, अगर बात करूं हिंदी व्यंग लेखन की, तो इस क्षेत्र में जहां तक मेरा अनुमान है पुरुषों का वर्चस्व रहा है अभी तक। तो आपको व्यंग लेखिका के रूप में जब आपने अपने इस क्षेत्र में कदम रखा, तो क्या आपको कुछ अनपेक्षित या अवांछनीय भी सहना पड़ा? आपने सही कहा कि व्यंग लेखन में पुरुषों का वर्चस्व रहा है, लेकिन व्यंग विधा जो है वो महिलाओं की विधा है, ये भूलना नहीं चाहिए किसी को भी। और शायद महिलाओं के मुंह से जब वो कोई बातचीत करती हैं तो आप पाएंगे कि उनके मुंह से अक्सर व्यंग फूटते हैं, व्यंग बाण निकलते हैं। तो ये महिलाओं की ईश्वर प्रदत्त, गॉड गिफ्टेड एक उनकी विधा है।
ठीक है, समयांतर में ऐसा हो गया कि वो पुरुषों ने हथिया ली या ले ली या उस पर लेखन किया, लेकिन हाँ, इस क्षेत्र में बहुत कम महिलाएं हैं। मैं कहती हूँ कि यदि इस क्षेत्र में महिलाओं का भी वर्चस्व होना है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं व्यंग लिखें, और ये हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं कोई भी विधा में। यदि मुझसे कोई कहे कि मैं कहानी ही लिखूं, कोई कहे कि लघु कथा ही लिखूं, कोई कविता के लिए जोर डाले, तो वो मैं कर नहीं सकती। इसीलिए व्यंग की तरफ यदि आप थोड़ा भी आकर्षित हैं तो लिखना शुरू कीजिए। मेरा मानना है कि महिलाएं बहुत अच्छा काम कर सकती हैं और वो अपने काम के प्रति ईमानदार होती हैं, इसलिए वो बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। दूसरी बात कि पुरुषों का वर्चस्व है इसलिए मुझे कोई दिक्कत महसूस हुई, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है। हमें गलत रास्ता नहीं चुनना है, मैंने भी नहीं चुना है। मैंने बहुत धीरे धीरे करके खुद का काम किया है, खुद को बढ़ाया है। तो यदि हमें पता है कि हमारे लिमिट्स क्या है, हमारे लिमिटेशंस क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई दिक्कत हमें आती है कि कोई हमें दबा सके या कुछ कर सके हमारे साथ। ऐसा नहीं होता। समीक्षा जी, जब आप आबू धाबी में थी तो आपने एक संस्मरण लिखा था शुक्रवारी यात्रा, क्योंकि उस समय वहाँ शुक्रवार को छुट्टी हुआ करती थी। तो अरविंद तिवारी ने आपके शुक्रवारी यात्रा पे कुछ टिप्पणी दी थी और उसमें उन्होंने ये लिखा है कि पहला अध्याय कुछ इस तरह लिखा गया है कि ये केवल समुद्र का किनारा भर नहीं दिखाई देता, बल्कि दर्शन, जीवन मूल्य, मृत्यु बोध, संसार का सुंदर और असुंदर सब कुछ है इसमें। तो मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोताओं को आप अपने इस संस्मरण के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। अबू धाबी में थी तब हम लोग कॉर्निश जाया करते थे हर शुक्रवार को। कॉर्निश यानी ब्रेकवाटर्स को बोलते हैं। सामने समुंदर होता था और साइड में वहाँ पर बगीचे बने हुए थे, बेंचेस थी, वहाँ मैं बैठी रहती थी और मैं और मेरे हस्बैंड बैठे रहते थे। बच्चे कभी आते थे कभी नहीं आते थे, लेकिन वही उस समुंदर को हर शुक्रवार को देखना मेरे नज़रिए से बहुत अलग होता था। समुंदर वही था, लेकिन हो सकता है कि उसके समय में अंतर होता हो, इस वजह से जो भी कुछ था मुझे आकर्षित बहुत करता था। और दूसरा ये कि मुझे हर बार उसमें कुछ अलग चीज़ें दिखती थी, लहरें आती थी जाती थी, तो लगता था कि जैसे ये अपने सुख दुख कहकर जा रही हैं। और मुझे वही चीज़ें मैंने उनको फिर अपने शब्दों में ढाला है। तो मेरी शुक्रवारी यात्रा करके 4 इसमें अध्याय हैं, जिसमें से पहला अध्याय है, एक जगह बताती हूँ आपको शुरुआत कैसे है। समंदर की यात्रा शुक्रवारी होती जा रही है, जैसे मंगल बुध की हाट हो। हर शुक्रवार आंख खुली नहीं कि सुबह समुंदर के किनारे, जहां किनारे कभी नहीं मिलते, बगैर मिले ही न जाने कितनी ही अनगिनत कहानियां गढ़ जाते हैं। हर कहानी का अपना अपना पहलू, शुद्ध कहानियां, देसी किरदार, लेकिन रंगीनियत से भरे। ये रंगीनियत न तो बेआबरू होते जिस्म की है और न ही उन तमाम जामों में बसे धुआं उड़ाते शहरों की। इस जहां में सब कुछ वैसा नहीं जिसे हम उथली आंखों से देखते हैं। गहराइयों तक पहुंचने के लिए गहरापन जरूरी है, जो अंधकार में उजलापन ढूंढ सके। ये एक पैराग्राफ मैंने सुनाया अपने, इसका शुरुआत का ही है, पहला पैराग्राफ है। लेकिन हाँ, ये काफी बड़ा संस्मरण है, यदि मैं सुनाऊंगी तो कम से कम 15-20 मिनट उसको सुनाने में ही लग जाएंगे, इसलिए मैं पूरा तो नहीं सुना पाऊंगी। बीच बीच में मैं थोड़े थोड़े कुछ किस्से ले सकती हूँ। तो बाकी आप पढ़िए उसको, आपको महसूस होगी। जो उन्होंने, अरविंद तिवारी जी हमारे बहुत सीनियर व्यंगकार हैं और उन्होंने मेरे लिए समीक्षा लिखी थी, उसका एक छोटा सा वो अंश है इस किताब के लिए। हमारे समाज में जब भी कोई स्त्री आगे बढ़ती है तो ये जो पुरुष वर्ग है खास तौर पर,
ये उसे किसी न किसी उपमानों से तो नवाजता ही रहता है, और कहीं न कहीं जब उसका ईगो बहुत ज्यादा प्रबल होने लगता है तो उसको संतुष्ट करने के लिए वो स्त्री को अपने से कमतर दिखाना चाहता है। तो आपके साथ भी इस तरह का कोई वाकया पेश आया जो आप हमसे साझा करना चाहेंगी? आपने सही कहा, ऐसा होता है समाज में, और समाज में ही पुरुषों ने ही स्त्री और पुरुष को बांट दिया है। समाज में स्त्रियों ने नहीं बांटा। तो यदि मैं व्यंग्यकार हूं तो पुरुष और महिला व्यंग्यकार, पुरुष व्यंग्यकार नहीं कहलाते हैं, वो खाली व्यंग्यकार कहलाते हैं। लेकिन यदि स्त्री व्यंग्यकार है तो वो महिला व्यंग्यकार कहलाती है। तो ये विभाजन उन्होंने ही किया हुआ है, ये हमारा किया हुआ नहीं है। लेकिन इसके बाद भी यदि हम अपना काम तरीके से करते हैं, किसी के कहने में नहीं आते हैं, यदि सामने वाला उसको क्रिटिसाइज करता है, करने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। हमने कुछ अच्छा लिखा है इसलिए क्रिटिसाइज कर रहा है, ये भी तो हो सकता है। तो क्रिटिसाइज तो हमारे अच्छे के लिए है, और कई बार अनसुनी करनी पड़ती है बातों को, आगे बढ़ना पड़ता है। यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें बहुत सारी चीजों को अनसुना ही, अनदेखा ही करना पड़ता है। हम हर चीज पे आंसर नहीं कर सकते हैं। और रही बात किसी चीज की जबरदस्ती की, तो यदि हमारे अंदर हमारा आत्मबल है, विल पावर हमारी स्ट्रांग है, और हमें कोई प्रभावित नहीं कर सकता, ये हमें पता है, तो हम किसी के भी दबाव में काम नहीं करेंगे, कुछ भी गलत काम भी नहीं करेंगे। और किसी के दबाव में आके काम करना यानी आप अपने विधा की आहुति दे रहे हैं, आप अपने लेखन की आहुति दे रहे हैं, ये समझना होगा। और एक बार आहुति देने के बाद ये हो जाएगा कि हाँ, ये ऐसा कर सकते हैं। तो हमें अपना सोच के चलना है कि हमें कौन सी राह पकड़नी है और किस राह के लिए हम बने हैं। हमें यदि हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य जो है वो पहले से ही डिसाइडेड रहेगा, तो हमें ये कभी भी हम गलत राह नहीं पकड़ेंगे, ये पक्का है। और मुझे ऐसा सामना अब तक नहीं करना पड़ा। समीक्षा जी, आज के जो दौर है उसमें स्त्री कई मायनों में, कई क्षेत्रों में पुरुष से बहुत आगे है। उसके साथ न केवल वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, बल्कि उसने उसको एक टफ फाइट दी है, कह सकती हूं मैं। लेकिन वहीं सोशल मीडिया हो या कमोबेश आप बॉलीवुड की बात कर सकती हैं कि स्त्री अति महत्वाकांक्षा को लेकर शॉर्टकट भी अपना रही है। इस लिहाज से आप स्त्री को आज कहां पाती हैं? हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, ये हमें सोचना ही होगा इस बारे में। अभी पिछले ही हफ्ते मैंने एक व्यंग लिखा था जो नई दुनिया में प्रकाशित भी हुआ। उसका हेडिंग था, चलो हम सब नंगे हो जाएं। तो मैंने वो क्यों लिखा, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है कहने के लिए, लेकिन मैंने उस पे कलम चलाई है। शायद अभी तक उस सब्जेक्ट पे किसी ने भी नहीं लिखा। और ये सब्जेक्ट था बेबी बम्प को लेकर। क्या गर्भवती स्त्री पहली बार हुई है? क्या वो सुंदरता, मेरे कहने का मतलब था कि वो सुंदरता तो है, लेकिन क्या हर सुंदरता बिकाऊ है? स्त्री की जो भी चीजें हैं वो सब बिकाऊ हैं। यदि बॉलीवुड ऐसा करता है तो उनकी एक्ट्रेस यदि कुछ करती हैं ऐसा, उनको पैसा मिलता है। हमें क्या मिलता है? क्यों हम करते हैं ऐसा? हम देखा देखी पे क्यों चल रहे हैं? भीड़ चाल में हम क्यों जा रहे हैं? ये हमें समझना होगा। हमारी जरूरतें क्या हैं ये हमें समझना होगा। हम किस समाज में रह रहे हैं हमें वो भी समझना होगा। इसे आप बैकवर्ड नहीं कह सकते हैं। वो मैंने एक जगह लिखा है कि यदि मैं ऐसा कहती हूँ तो हम बैकवर्ड कहे जाएंगे, और यदि हम बेबी बम्प जो है वो फ्लॉन्ट करके एक तस्वीर सोशल मीडिया पे डालते हैं तो उसको प्रगतिशीलता कही जाएगी। तो क्या जो पहले की स्त्रियां जो आगे बढ़ी वो प्रगतिशील नहीं थी?
मुझे आश्चर्य बहुत होता है इस बात का। सावित्रीबाई फुले जो इतना बड़ा नाम है, जिन्होंने शिक्षण के क्षेत्र में इतना काम किया, उनके पहले यदि झांसी की रानी को लिया जाए, उनके पहले उधर अहिल्याबाई को लिया जाए, तो इन्होंने स्त्री के लिए कितने काम किए। वो एक योद्धा थी झांसी की रानी। बाकी ये लोग, इन लोगों ने शिक्षण के क्षेत्र में कितना काम किया। आज हमारी राष्ट्रपति बनी हैं जो महिलाएं पहले भी बनी, आज भी बनी हैं। तो हम वो चीज देखें। उसमें मैंने एक जगह मेंशन भी किया है कि ये बहुत आसान तरीका है, ये बहुत आसान तरीका है लोकप्रियता पाने का। लोकप्रियता पाने के लिए और भी चीजें हैं। यदि ऐसा ही है और हमें अपना दम दिखाना है, जाए बॉर्डर पे जाए, एरोप्लेन चलाएं, किसने मना किया है? स्पेस में जाएं, तो कहीं पर भी कोई रोक नहीं है। क्या किसी वैज्ञानिक को या उनकी ही जैसे किसी सैनिक को, जो महिला सैनिक हैं, उनको कभी इस तरीके की फोटोज देखी है उनके सोशल मीडिया पे? कभी नहीं देखी होंगी। तो हमें कुछ चीजों से हम खुद को बचा सकते हैं और उसको हम ये कह के नहीं टाल सकते कि अरे वो एक्सट्रोवर्ट है या हम बहुत बैकवर्ड हैं। इस टाइप से नहीं। हमारी सोच, हम अपनी सोच को हमें अपने कंट्रोल में रखना होगा। हमें अपनी सुंदरता को हमारे कंट्रोल में, हमारी सुंदरता हमारे लिए है, किसी को दिखाने के लिए नहीं है। ये हमें समझना होगा। तो मैं तो इन सब चीजों के अगेंस्ट हूँ। मैं काफी लिखती हूँ, ऐसा नहीं। यदि मैं महिला स्वर लेकर चलती हूँ तो महिलाओं में जो भी विसंगतियां हैं उन पर भी मैं लिखती हूँ। एक तरफा कैसे लिखूं? समाज के दो पहिए हैं, स्त्री और पुरुष, तो विसंगतियां दोनों में ही मिलेंगी और दोनों से ही समाज चल रहा है। तो जहां जहां विसंगतियां मिलेंगी मैं वहां वार करती हूँ। किसी एक को लेकर और उसके ऊपर लिखना वो मुझे पसंद नहीं आता है, क्योंकि होता था पहले के ज़माने में, किसी ज़माने में, कि महिलाओं के लेके बड़े हंसी मजाक हुआ टाइप के जोक से ये सब बन जाते थे। लेकिन महिला सशक्त हुई है, उसकी आंखें खुली हैं, तो भी उसको उस लेवल तक लेकर जाओ ना। अपना नाम क्यों खराब करना किसी के लिए? तो मैं मानती हूँ इस चीज को, और हमें ये समझना होगा कि हमें बस भीड़ चाल में नहीं जाना है। हमें अपनी शक्ति, हमें अपने अंदर की जो एक ताकत है उसको महसूस करना होगा और खुद को एक अच्छी पोस्ट पे जाके, पोस्ट से मतलब ये नहीं कि खाली नौकरी कर रहे हैं, एक पद पे, एक सम्मानजनक पद पे खुद को लेकर जाना है। आपका हालिया प्रकाशित व्यंग संग्रह जो है, व्यंग क्या एपिसेंटर, उसमें एक जगह आपने लिखा है कि विदेश जाकर स्वानुशासित हो जाते हैं हम। अपने देश को गंदा करने वाले लोग विदेश की साफ सफाई में अपना नपा तुला योगदान भी देते हैं। बिल्कुल यही प्रश्न समीक्षा जी मेरे दिमाग में भी हमेशा कौंता रहता है कि ये वही लोग हैं जो चलती गाड़ी से कचरा और बोतल फेंकने में गुरेज नहीं करते, और जब ये विदेश में जाते हैं तो बिल्कुल अनुशासित हो जाते हैं। ये आपने क्यों लिखा? मतलब आपने कुछ ऐसा अनुभव किया होगा, शायद तब आपने ये लिखा हो। ऐसे अनुभव बहुत मिल जाते हैं। मेरे सारे व्यंग आप यदि पढ़ेंगी, कभी पढ़ने का यदि मौका मिला, तो आप जब उसको पढ़ेंगी तो आपको लगेगा कि अरे ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सब जुड़े हुए हैं। मेरे अनुभव होते हैं उसमें, और बिना अनुभव के मैं लिखती नहीं, क्योंकि उसको अंदर तक मैं जब तक नहीं सोच पाती हूँ तब तक मैं लिखना नहीं पसंद करती हूँ। ऐसा मैंने देखा, और ऐसा कई बार होता था कि जब हम एक भारतीय को हम जब बाहर देखते हैं तो वो कितना अनुशासन में रहता है। उसे पता है कि यदि वो गलत करेगा तो उसके ऊपर कई सारे ये लग जाएंगे, फाइन लग जाएंगे। तो वो फाइन बचाने के लिए हो, एक डर हो, जो भी हो, किसी भी वजह से वो अनुशासन में रहता था।
और जैसे ही मैं भारत आती थी, बहुत सारे लोग दिखते थे जो ट्रेन में जा रहे हैं, बाहर से आए हुए हैं, अपना इधर से कप डाला बाहर, इधर से ये डाल दिया, उधर से वो डाल दिया, डस्टबिन तक जाना ही नहीं है, सब कुछ अपना यहाँ चेयर पे ही डाल दिया, और चिप्स के लिफाफे हैं या कुछ भी ऐसा है, बिस्किट्स के हैं, रैपर्स हैं, तो वो चीज़ें मन में आती ही हैं। क्यों नहीं आएंगी? क्यों हमारा देश क्या हम साफ नहीं रख सकते हैं? यदि एक करेगा तो बाकी के लोग भी तो करेंगे। आज भी तो हम देख रहे हैं ना, जब हमारे पंत प्रधान ने बीड़ा उठाया कि स्वच्छ भारत अभियान का, तो काफी सारी चीज इसमें आगे निकल गई है। तो हम ही कर रहे हैं, उसको कोई दूसरा तो नहीं कर रहा। ये तो स्व अनुशासन है, ये खुद के लिए है। हमें हर चीज को जगाना क्यों पड़ता है? किसी की बात, कोई दूसरा यदि हमें कहे तभी हम करेंगे, ऐसा क्यों होना चाहिए हमेशा? क्यों नहीं हम खुद से करते हैं कुछ चीजें? क्या हम घर में ऐसा ही कचरा भर के रखते हैं? हमारा जो घर है वो क्या डंपिंग हाउस है? तो हम घर का कचरा दरवाजे के बाहर क्यों डाल के रख देते हैं? गंदगी तो वहां से घर में ही आएगी ना वापस। कुछ चीजें होती हैं, देखते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर वो लिखा जाता है। उसमें कई सारी और भी चीजें, आप उस व्यंग को पढ़िए, आपको लगेगा कि हाँ, होता क्या था कि जो लोग भारत से आए हैं, या वो व्यंग किसी पे जिस पे भी लिखा है, तो जैसे उनको क्या होता था कि वो वहाँ का खाना नहीं खाएंगे, उनको यहाँ का जो देसी खाना है वो वहाँ चाहिए होता था। अब आप समझ सकते हैं, मतलब वो सब चीजें होती हैं कि आपकी मेंटेलिटी क्या है, आप कैसा सोचते हैं, आप अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं, आप दूसरे के देश के बारे में क्या सोचते हैं। और यदि आप दूसरे के देश के बारे में अच्छा सोचते हैं तो आप अपने देश के बारे में भी तो अच्छा सोचिए। ये आपका कर्तव्य है। वहां आप कमाने गए हैं, लेकिन यहाँ आपका जन्म हुआ है, तो जन्मभूमि को तो हमेशा याद रखिए। इसके लिए भी किसी को जगाना पड़ेगा क्या? समीक्षा जी, मैं चाहूंगी कि इस बीच में आप हमारे श्रोताओं को कोई अपना पसंदीदा फिल्मी गीत सुनवा दें, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि आपको सृजन के साथ साथ संगीत में भी बहुत रुचि है, और जहां तक मेरी जानकारी है, आपकी पिछली पीढ़ियों में ग्वालियर घराने से शायद आपकी मदर संगीत प्रेमी थी, तो उसके बारे में भी बताइए और हमें एक कोई प्यारा सा गीत सुनवा दीजिए। जी, संगीत में जैसे बोलते हैं ना कि हमने तो माँ के पेट में से ही संगीत सुना है, क्योंकि मेरी माँ जो है वो शास्त्रीय संगीत की गायिका है, और हमारे घर में संगीत के बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे। इधर ससुराल में भी बाई चांस ऐसा ससुराल ही मिला है जहाँ काफ़ी बड़े बड़े गायक हुए हमारे घर से, और दोनों ही परिवारों की जो गायक गायिका हैं वो ग्वालियर घराने से हैं। तो मेरा संगीत का जन्म से ही पूरा रिश्ता रहा है। हम लोग को तालीम भी दी, माँ ने घर में ही सिखाया, और शास्त्रीय संगीत सिखाती थी वो, इसलिए हम लोग कॉलेज तक तो कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट भी बहुत किया। लेकिन फिर मैं इधर पत्रकारिता में आ गई और मेरा संगीत जैसे छूटता गया। सुनने की आदत तो अभी भी है, कुछ थोड़ा बहुत गुनगुना लेती हूँ, बहुत अच्छा तो नहीं गा पाती, क्योंकि बोलते हैं ना, जैसे रियाज की ज़रूरत होती है। यदि हम लिखना बंद कर दे तो लेखन भी बोथड़ा हो जाता है। उसी तरीके से यदि गले की साधना न की जाए तो वो भी अपनी एक हद में ही रह जाता है बस। तो रियाज तो कुछ बचा नहीं है। थोड़ा बहुत यदि मुझे आता है तो मैं एक गुरु नानक जी का एक भजन सुनाऊंगी, जिसका संगीत मेरी माँ ने ही दिया है, तो मैं अभी वही सुनाती हूँ आपको। जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख सौ सब लागे, अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मीत, क्या दारा क्या मीत, जगत में
झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत। इतना ही सुनाऊंगी एक मुखड़ा बस आपको, इससे ज्यादा मेरा गला चलता नहीं है, तो माफ कीजिएगा। आपके बारे में कुछ प्रसिद्ध लोगों की टिप्पणियां आपको बताना चाहूंगी। जैसे प्रेम जन्मेजय जी का कहना है कि समीक्षा तेलंग यदि इसी तेवर के साथ लिखती रही तो हिंदी व्यंग समृद्ध होगा। और वहीं पर श्री सुभाष चंद्र लिखते हैं कि समीक्षा व्यंग के आकाश में चमकता सितारा बनकर उभरेगी। और प्रमुख व्यंग्यकार आलोक पुराणिक जी कहते हैं कि व्यंग की जमीन से उम्मीदों का आसमान है समीक्षा। तो कैसा लगता है दिग्गज लोगों से अपने बारे में ऐसा सुनकर? जब बड़े लोग कुछ कहते हैं तो वो मेरे लिए आशीर्वाद है, मेरे लिए प्रेरणा है। उनको पढ़ के ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कोई इस तरीके का ज्ञान नहीं है कि आपको स्लेट पर पकड़ाया और उंगली से सिखाया जा सके। जैसे जब हमने श्री जब लिखना शुरुआत किया और स्लेट पर, तो उसकी पूजा करके माँ ने सबसे पहले श्री लिखना सिखाया, वही वो सिखा सकती हैं। उसके बाद ऐसा वो नहीं है ये कि ये लेखन में इस तरीके से तो नहीं हो सकता कि कोई आपको उंगली पकड़ के और सिखाए। तो ये हमारी प्रेरणा है, ये बड़े हैं, इनको पढ़ के ही हम लोग सीखते हैं। एक नाम और छूट गया, आदरणीय सूर्यवाला जी का। और हम इन सब लोगों को, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी हैं, इन सब लोगों को हम पढ़ के सीखते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन यदि वो कुछ बोलते हैं हमारे लिए तो वो कुछ सोच के ही बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाँ हम 7वें आसमान में पहुंच जाएं उसको लेकर। ठीक है, उन्होंने हमारे लिए यदि कुछ अच्छा कहा है तो उस चीज़ को मेंटेन करना ये हमारा दायित्व है। और मैं उस चीज़ को समझ के और आगे आगे काम करती रहती हूँ। मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, बहुत अच्छा लगता है। कोई अच्छा कहता है वही क्या, और भी कोई अच्छा कहे तो अच्छा ही लगता है। पाठकों के जब फोन आते हैं तब भी बहुत अच्छा लगता है। पढ़ के कहाँ से नहीं फोन करते, कितने राज्यों से फोन आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उस अच्छाई को मेंटेन करना हमारा काम है, लेखकों का काम है कि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहे, आगे बढ़े, कम से कम नीचे ना गिरे उसका लेवल जो है राइटिंग का। तो ये हमारा ही दायित्व है, लेखकों का दायित्व है। और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। समीक्षा जी, एक आखिरी सवाल, आप हमारे श्रोताओं और V4U रेडियो के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरी शुभकामनाएं हैं आपकी चैनल के लिए। ये V4U बहुत अच्छा है कि एक प्लेटफॉर्म है सब लोगों के लिए। अपनी आवाज़ आप लोग, हमारे जैसे लोगों की आवाज़ दूर दूर तक पहुंचाते हैं। मुझे पता चला कि ये बाहर विदेशों में भी है और आपके जो श्रोता हैं, ऑडियंस है आपकी बहुत ज़्यादा है, लाखों में है। बहुत अच्छा लगता है। और वंदना जी इस पे काम कर रही हैं, आप इसमें काम कर रही हैं, सब लोग मिलके ही ये सब चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और भी कई लोगों की आप इंटरव्यूज ले पाएँ और जो सुनने वाले हैं वो कुछ उनको यदि उनके लायक कोई चीज़ मिल जाए तो इससे बड़ी और इससे बेहतरीन बात कोई नहीं हो सकती है। मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ हैं आप लोगों को और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि V4U आगे ही ऐसे बढ़ता जाए। समीक्षा जी, मैं V4U फैमिली की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। और चलते चलते आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगी कि आप अपनी पसंद का कोई मधुर गीत हमारे श्रोताओं को सुनवा दें। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करने में, बहुत मजा आया। और अंत में मैं एक गजल सुनाऊंगी जो मेरी बहुत ही फेवरेट गजलों में से है और शायद मेरे परिवार में सभी को ये गजल बहुत अच्छी लगती है, तो मैं उसे सुनाना चाहूंगी। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने
की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे। ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। शुक्रिया। समीक्षा जी, ये तो मैं जानती हूँ कि आपके परिवार और ससुराल में संगीत का माहौल रहा है, और वो अभी हमें दिखा। आपने ये जो गजल हमें सुनाई, आज जाने की जिद ना करो, मैं समझती हूँ आपकी पसंदीदा गजल तो ये है ही, बहुत सारे लोगों की ये गजल उनकी पसंदीदा गजलों में से है। और सच में आपने बहुत अच्छी सुरीली आवाज में हमें सुनाया, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, अभी हमारे साथ थी हिंदी की एक प्रमुख महिला व्यंग्यकार सुश्री समीक्षा तैलंग जी। आज के इंटरव्यू में हमने उनसे बहुत सारी बातें की, और आशा करती हूँ कि आप सबको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। तो आज के शो को समाप्त करने की इजाजत दीजिए। Keep listening V4U Radio